बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज CNN को एक इंटरव्यू दिया है और फिर उन्होंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है कि कमाल कर दिया है। वो जो लोग वाक़फ़ान हाल हैं वो तो हंस रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन पे। इस पर बात करेंगे और फिर हमारे दो सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो काबिल का दौरा करके हैं। वहाँ उन्होंने क्या देखा, तालिबान का अफ़गानिस्तान कैसा है, इस पर बात करेंगे। और एक और मौजू जो आज ज़ेर बहस है मुख्तलिफ चैनल्स पे, ख़बरों में, और वीलागर्स जो हैं उस पर वीलाग कर रहे हैं। हमने भी थोड़ा बहुत जिक्र किया उसका कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं उनकी चेयरमैन नैब के तौर पर एक्सटेंशन का मामला हुकूमत जो है वो मसवदा तैयार है जनाब। कानून में तरमीम की जा रही है। वो जो नैब का आर्डिनेंस है उसमें सेक्शन 10 में, तो क्या कानून में तरमीम करके इनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, जो बड़ा अहम नुक्ता है। और इस बारे में ख़ुद जस्टिस जावेद इकबाल साहब की क्या जजमेंट है, इस पर बात करेंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब से। उन्होंने जनाब CNN को वो जो इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने वो तो हमेशा यही कहते हैं जो मुझे पता है किसी को नहीं पता, मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है। और फिर वो सरहदें वगैरह इधर उधर कर देना, फिगर इधर उधर करना, आबादी खरबों में पहुंचा देना इंडिया की, ये तो मामूल की बातें हैं। लेकिन आज तो वो पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। CNN को जो इंटरव्यू दिया है बड़ी तैयारी के साथ बैठे हुए थे। उसमें उन्होंने फरमाया है कि जनाब अमरीकी बिल्कुल नहीं समझते हक्कानी नेटवर्क क्या है। हक्कानी एक पश्तून कबीला है जो अफ़गानिस्तान में रहता है, ये वो फरमा रहे हैं। और वो कहते हैं जनाब ये हक्कानी नेटवर्क जो है ये सोवियत यूनियन से लड़ता रहा है वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं हमारे पास अब नई जंग लड़ने के लिए पैसे नहीं है, पैसे दे दे तो लड़ लाएंगे। अजीब वो हरकत। और अमरीकी काम अफ़गानिस्तान से मुतल्लक़ हक़ाइक़ से ला इल्म है और अमरीकियों को हक्कानी नेटवर्क से मालूमात नहीं। ये आप साफ फरमा रहे हैं। इनको ख़ुद नहीं पता कि हक्कानी नाम का कोई कबीला नहीं, वो एक घराना है, एक फैमिली है, कबीला नहीं है। वो असल में ज़दरान पश्तून हैं। कबीले का जो नाम है वो ज़दरान है। और जो कबीला है ये असल में हक्कानी कहते क्यों हैं? हक्कानी इसलिए कहते हैं कि जो इनके बड़े थे जलालुद्दीन हक्कानी, जो यूनुस खालिस के ग्रुप में शामिल थे जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग हो रही थी, तो ये मुजाहिद थे। तो ये दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़े हुए हैं। ये जो सिराजुल हक के वालिद साहब थे मौलाना अब्दुल हक साहब, उन्होंने ये अकोड़ा खटक खैबर पख्तूनख्वा में ये मदरसा कायम किया था। और वहाँ के जो पढ़े हुए लोग होते हैं वो ख़ुद को हक्कानी कहलवाते हैं। जैसे एचसन के पढ़े हुए एचिसोनियन, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी जो है, अब वहाँ के जो पढ़े हुए लोग हैं वो रावियन कहलाते हैं। FC कॉलेज जो है उसके पढ़े हुए फोमोनाइट कहलाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो तलीमी अदारे हैं या दरसगाहें हैं, वहाँ के जो पढ़े हुए लोग हैं, मसलन जामिया रिजविया के लोग पढ़े हुए रिजवी भी कहलवा लेते हैं, हालांकि वो शहीद नहीं होते। इस तरह का वो जामिया नईमिया के पढ़े हुए नईमी लिख लेते हैं अपने साथ। ये उस तरह के हक्कानी हैं। ये खान साहब को खुद नहीं पता कि एचिसोनियन कबीला है, कोई रावियन कबीला है या फोमोनाइट कबीला है। नहीं, वो एक बरादरी, एक छोटा सा घराना वो है। जो वो सिराजुद्दीन हक्कानी साहब अब जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके वाला साहब जो हैं जलालुद्दीन हक्कानी, क्योंकि वो जैसे यार हमारे उन किसी गांव का बंदा जज बन गए तो वो पिंडी जज वाला के नाम से मशहूर हो जाता है। कमालिया के करीब एक जज है, एक गांव है जज वाला, क्योंकि वहाँ जो जस्टिस सिद्दीक साहब थे वो उस गाँव के थे, तो उसका नाम ही जज वाला पड़ गया। अब पूरी फैमिली जज कहलवाती है वो। वैसे हकीकतन भी उसमें जज हैं,
उस फैमिली में, जैसे खलील उमर रमदे भी उसी फैमिली के हैं, वो चौधरी सदीक के बेटे हैं। लेकिन वो जो नहीं भी जज, उनका तो जजां दा मुंडा, ये वो हकानियां दे मुंडे ने भाई जी। ये हकानी कबीला नहीं है, कबीला है ज़दरान पश्तून कबीला। ये है पश्तून है, ज़दरान इनके कबीले का नाम है। वहाँ से पढ़ने के लिए आए पाकिस्तान में, अकोड़ा खटक में, वहाँ उन्होंने तालीम हासिल की और मेरे ख्याल 2018 में वो फौत हो गए थे। जिसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं उन्होंने ये कमान संभाली थी। हक्कानी नेटवर्क ये है, ये कोई कबीले वाला मामला, बड़ा दिलेर कबीला है जनाब, बड़ा लड़ाकू कबीला है, बड़ा जंगजू कबीला है, ऐसी बात नहीं है। वो तो आलम दीन थे जलालुद्दीन हक्कानी साहब जो थे, और आपने उनको जंगजू बना दिया। चलो जंगजू भी हो गए, लड़ते रहे यूनुस खालिस के साथ मिलके, उनके ग्रुप में थे, ओके। लेकिन ये वो कबीला नहीं। अगर अमेरिका को नहीं पता कि हक्कानी कौन है, हक्कानी नेटवर्क कौन है, तो भाई जी आपको भी नहीं पता। आप जो इस्लाह कर रहे हैं, उनकी दुरुस्तगी फरमा रहे हैं, वो भी आपको भी नहीं पता वो कौन है, उनको भी नहीं पता। आप हालांकि वज़ीर-ए-आज़म है, ये नेटवर्क जो है हक्कानी, इनका सबसे ज़्यादा करीबी ताल्लुक पाकिस्तान से समझा जाता है और पाकिस्तान के करीब समझे जाते हैं। ये इतनी सी बात है और आपने बिला वजह ना ही करते बात यार। वो सदर साहब के खिताब के हवाले से भी मैंने बताया था कि जनाब एक चुप जो है वो 100 ऐप छुपा लेती है, तो इसको ना बताते आप किसी और अंदाज में बात कर लेते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, आपने तो ये बता दिया इतने 100 ड्रोन हमले हुए, इतने हमले हुए, सारी जमा तफरीकें करके बैठे हुए थे। तो हक्कानी नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी तहकीक कर लेते कि हक्कानी कबीला क्या है, वो घराना है, फैमिली है, या एक मुकम्मल कबीला है। जैसे आपका एक कबीला है, जैसे वो मियाँ वाली में मशहूर कबीला है खोता खेल, पता नहीं क्या इस तरह कोई नाम उसका और रखा हुआ है लोगों ने, वो है। तो दूसरा हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो अपनी टीम के साथ गए हुए थे अफ़गानिस्तान। 1 हफ़्ता तकरीबन वो रह कर आए हैं। उनकी टीम में अली जान वगैरह दोस्त अहबाब जो थे वो वापस आए हैं। तो उन्होंने पूरी एक जो स्टोरी है, जो समझ लें आपकी तस्वीर खींची है, नक्शा खींचा है वहाँ का। मुझे कहते हैं कि जब हम तोरखम से काबुल की तरफ रवाना होंगे तो हम डर रहे थे कि जनाब पता नहीं, वो रात का वक्त था, 4-5 बजे को वो कहते हैं हम निकले हैं काबुल की तरफ। तो हमें ज़रा खौफ सा था कि वो जैसे वारदातें सुनते थे, चोर डाकू लुटेरे पड़ जाते हैं बीच में, चीज़ें छीन के ले जाते हैं। लेकिन हमारे साथ जो अफ़गानी थे, हमारे गाइड या हमारे रहनुमा, तो वो कहते हैं टेंशन वाली बात नहीं है, 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद वाले अफ़गानिस्तान में बड़ा फ़र्क है। वो कहते हैं खैर हम पहुंच गए, नाके शाके लगे हुए थे, वो ठीक है, जगह जगह रोकते थे, पूछते थे, तलाशी लेते थे, डॉक्यूमेंट चेक करते थे। तालिबान यंग में जो वो लड़के थे जो थे, तो वो कहते हैं जनाब हम काबुल गए हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब वहाँ जो हमने देखा है कि जो क्राइम का रेट है वो 0 हो गया है। 15 अगस्त के बाद वहाँ क्राइम ही नहीं है। वो जैसे कहते थे ना कि एक दौर होगा कि सोना चालती हुई खातून जो है या तन्हा एक खातून जो है वो सफ़र करेगी और उसे कोई पूछेगा नहीं रास्ते में। तो इस तरह की सूरत, कोई चोरी चिकारी डकैती छीना झपटी नहीं। जबकि 15 अगस्त से पहले वहाँ के लोग ये बताते हैं कि वहाँ पर मगरिब के बाद लोग जो है वो बाहर निकल नहीं सकते थे, उनसे छीन के ले जाते थे जो भी उनके पास होता था। एक तो बात है, और दूसरी बड़ी अफवाहें यहाँ फैली हुई हैं कि जनाब वो तालिबान में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में, जो हक्कानी ग्रुप और एक जो उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके ग्रुप के दरमियान, मुल्ला बरादर के दरमियान। वो यहाँ ये ख़बरों से ये तासर मिल रहा है कि शायद वो दोनों जनाब बंदूकें लेके एक दूसरे की तरफ बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि इंजनी की तरह इंज कर देंगे, इंजनी की तरह इंज कर देंगे। वो कहते हैं वहाँ ऐसा कोई तासर नहीं। वो जैसे हमारी मखलूत हुकूमत जो होती है, जो इत्तेहादी होते हैं, जिस तरह उनके दरमियान आपस में इख्तिलाफ़ात होते हैं, इसी तरह के इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। लेकिन वो वाली बात कि वो गन पॉइंट पे एक दूसरे से कुछ मनवाना चाह रहे हैं और बंदूकें लेके बैठ गए और झड़पें शुरू हो गई, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहते हैं अच्छा खासा अमन था। और दूसरा ख़वातीन के हवाले से आज टीम आई है, जो फुटबॉलर्स हैं ख़वातीन, वो पूरे जनाब वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान ने उन्होंने संभाल ली है।
अपने ख़ानदान समेत। वो कहते हैं कि वो कहते हैं मैं रिचार्ज करवाने के लिए वहाँ जाकर सेम ली इजहार उनकी, वो कहते हैं नेटवर्क बड़ा मठा है उनका, 5 मिनट की वीडियो अपलोड करने के लिए कोई 6 घंटे लगते हैं। बहरहाल वो कहते हैं हमें ज़रूरत है, हमने उनके सिम इस्तेमाल कर रहे थे तो हम वो रिचार्ज करने के लिए, उसमें बैलेंस डलवाने के लिए जहाँ गए हैं जिस दफ्तर में, वहाँ 3 लड़के थे और 3 ही लड़कियाँ थी। जो रिसेप्शन पे बैठी हुई थी वो खातून थी। ये कल की बात है, ये आज की बात है। काबुल में एक, हमारे यहाँ बहुत कम आपको नज़र आएंगी ख़वातीन, अगर वो रिचार्ज वाले, वो मोबाइल वालों पे, वो बड़ी जो कंपनी है उनके तो है, लेकिन जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहाँ कितनी लड़कियाँ बैठती हैं। वो कहते हैं उसमें 3 लड़कियाँ 3 लड़के। ये ठीक है कि उन्होंने वो स्कार्फ वगैरह वो लिया हुआ था जैसे आम, और वो ज़रूरी नहीं कि हर एक ने अबाया पहना हो। आम शलवार कमीज़, आम जो ड्रेस है उसमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं, चल फिरती मार्केटों में हर जगह नज़र आ रही हैं। वो कह रहे हैं वो कैसी टेंशन वाली बात ही नहीं। और फिर वो कह रहे हैं कि जो ख़तरनाक बात है वो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं वहाँ जो हम काबुल यूनिवर्सिटी गए हैं तो वहाँ एक स्टूडेंट था, वो तालिबान था असल में, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहादी था, लेकिन यंग मैन था। वो उसी यूनिवर्सिटी में, काबुल यूनिवर्सिटी में BSc का स्टूडेंट था। वो कहते 2 माह बाद मेरा वो डिग्री मुझे मिल जानी है। तो लेकिन वहीं पे वो बतौर गार्ड ड्यूटी दे रहा था। और वो कहते हैं उनकी वो जो गुर्बत का तो ये आलम है कि वहाँ वो बंदा ख़ुद को अमीर समझता है जिसके पास एक गन हो, एक साइकिल और 2 टाइम रोटी मिल जाए। वो कहते हैं जनाब अपने आप को अमीर समझता है। कुछ उनमें थोड़ी सी अभी गलतफहमियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ी देखते हैं, जो बड़ी इमारत देखते हैं, ज़ाहिर दूर दराज इलाकों से आए हैं, वो समझते हैं ये दौलत इस्लामिया का या इमारत इस्लामिया की मिल्कियत है। तो वो, लेकिन बड़े जो हैं उनके जो लीडरान हैं उन्होंने समझाया कि नहीं यार, हर बड़ी बिल्डिंग या हर बड़ी गाड़ी जो है वो सरकार की नहीं है। तो वो खुशाइंद बात ये नज़र आ रही है कि वो समझ रहे हैं, जो नीचे वाले लोग हैं, जो जिहादी थे बाकायदा अमलन जिन्होंने हिस्सा लिया अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग में, हबीब अकरम साहब के बकौल वो बड़ों की बात समझ रहे हैं। लेकिन वो जो टेंशन वाली बात मैं कह रहा था कि बता रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों ने भी जंग में हिस्सा लिया, गन के साथ लड़ाई की, बंदूक निकाली, अपने कमांडर्स के कहने पे, तालिबान कमांडर्स के कहने पे घर बार छोड़ा, वो अब समझ रहे हैं कि ये जो कुछ भी है ये माले गनीमत है, इसमें से हमें हिस्सा चाहिए। ज़ाहिर है अगर जंग में हिस्सा ले तो जो माले गनीमत होता है वो सब में तकसीम होना होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो बैत है अमीर की, जो जिसकी भी उन्होंने की हुई है, तो वो उसमें बड़े पक्के हैं। अगर के वो मुतमन्नी हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि हमें हमारा हिस्सा मिले। जैसे यार हमारे कुछ पीपल्स पार्टी या नून लीग जब एक हिज़्ब इख्तिलाफ होती है, अपोजिशन कर रही होती है, हुकूमत में नहीं होती, तो कारकुन उनके साथ जुड़े रहते हैं। और जब उनकी हुकूमत आ जाती है तो वो चाहते हैं हमें भी कुछ मिले, हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए, कोई ठेका मिल जाए, कोई परमिट मिल जाए। इसी तरह वो वहाँ भी एक, वो कहते हैं मैंने देखा है रुझान है कि वो समझ रहे हैं कि हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। ये ऐसे ही है जैसे हमारे, लेकिन वो कहते हैं वो थोड़ी सी शिद्दत उसमें नज़र आ रही है। इसमें उसको कैसे कंट्रोल करते हैं जो बड़े हैं उनके, जो अमीर हैं उन लोगों के या लीडर हैं, वो कैसे कंट्रोल करते हैं, ये बात है। और दूसरी एक बात उन्होंने बड़ी अजीब मुझे बताई, अली जान ने, जो उनके साथ गए हुए थे, उन्होंने कहा जनाब एक रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे तो वहाँ ये कुछ 4-5 मुसल्ला लोग, जो साफ पता चल रहा था कि ये तालिबान का कोई लीडर है, कोई 8-10 बंदे वो आए हैं उन्होंने। तो मैं उनकी तरफ देख रहा था बार बार, तो उनमें से एक ने मुझे कहा कि बात सुनो, उसको उर्दू आती थी थोड़ी बहुत, तो उसने मुझे कहा मैं बात सुनी, तो मैंने, उसने कहा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप डिप्लोमेट हो, ये समझ आ रही है ना बात। तो वो मैंने कहा नहीं डिप्लोमेट नहीं, मैं साफ़ी हूँ। तो फिर मेरे साथ बात करने लगा, मैं इतनी देर पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, और बाकी लोग भी उस गुफ्तगू में शामिल होकर फिर उसने कुछ जूस की दावत दी कि ये लाजमी पियो पियो पियो, इस तरह जो भी मेहमानबाजी तो उन पर ख़त्म है ना अफ़गानों पे। ये किसने सिखाया उसको
कि डिप्लोमेट्स के साथ क्या सलूक करना है, उनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमेट्स जो हैं उनके क्या हकूक़ हैं, ये बात किसी ने समझाई है ना उन्होंने पार्ट लोगों को। हमारे यहाँ जो सिपाही है ये किसी को अंग्रेज़ को रोकेगा, अगर ये पूछेगा कहाँ से आए हो, ये नहीं पूछेगा कि तुम डिप्लोमेट हो। इसका मतलब यहाँ उनकी ट्रेनिंग किसी ख़ास अंदाज में किसी ख़ास जगह से हुई है और किसी ख़ास अंदाज में उन बंदूक वालों को कंट्रोल किया जा रहा है। ये अफ़गानिस्तान के उन्होंने मुझे जो नक्शा खींचा है कि, और उम्मीद है कि कई ममालिक देखें ना, अब इस बात का तो पूरी दुनिया को एहसास है कि अगर इन्होंने पैसे ना देते तो भुखे मर जाएंगे, एक गल। दूसरी गल कि अगर इन्होंने पैसे ना देते तो जो दाइश और अलकायदा और TLP तरीके, क्या नाम है उसका, तरीके तालिबान पाकिस्तान, वहाँ जो उसके दहशतगर्द हैं वो ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में जो 2-4 दिन पहले इजलास हुआ है, उन्होंने कहा $60 करोड़ इकट्ठे कर देंगे यार उनको गरीबों के लिए ना, कोई मदद शदद NGOs के ज़रिए या किसी अंदाज में या मिशन के ज़रिए, UN मिशन के ज़रिए उनको दे दें यार, मर जाएंगे भूखे। $1 अरब इकट्ठा हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया को इदराक है, जो 2 बातें मैंने की हैं इसका पूरी दुनिया को इदराक है कि ये गड़बड़ हो रही है। और हमारे वज़ीर आज़म कह रहे हैं अमेरिका को तो दुनिया को पता ही नहीं, और सदर साहब कह रहे हैं मरीदी इख्तियार करो इन्हों दी। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये बड़ा शोर मचा हुआ है। हकानी भी कह रहा है, अपने वो शाद खकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं, दीगर लोग भी कह रहे हैं। आज 2-3 अखबारात में ख़बरें भी छपी हुई हैं कि जनाब को मसवदा तैयार हो रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करके उनको जुवैद इकबाल साहब जो है जस्टिस रिटायर्ड, वो सरता पा जिस तरीके से अपने मुलज़मों के साथ मोहब्बत से पेश आते रहे हैं, उसकी वीडियोज़ हैं। वो मुलज़मा थी, वो नैब की मुलज़मा थी खातून, उनके शौहर गिरफ़्तार थे, जिनके साथ वो वीडियो थी ना इनकी। वो कहते हैं मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा, वो सारी बात नहीं बता रहे। वो मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया, उससे पिछले भी पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि नैब का ऑर्डिनेंस है, और नैब ऑर्डिनेंस का है सेक्शन 6। वो ये कहता है कि 4 साल के लिए एक चेयरमैन होगा नैब का, जो वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मशावरत के साथ उसको मुकर्रर करेंगे, और फिर वो एक्सटेंडेबल नहीं है, उसमें तस्हीह नहीं हो सकती, ये बात है। और वो इन्होंने पिछले दिनों जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सैयद असगर हैदर, उनके 3 साल का टर्नओवर पूरा, उसको भी वो नॉन एक्सटेंडेबल था, तो इन्होंने उसमें तरमीम करके एक्सटेंडेबल करके उनको सैयद असगर हैदर को दे दी 3 साल की मज़ीद तस्हीह। तो अब ये जो है ना नॉन एक्सटेंडेबल, ये निकालना चाह रहे हैं उसमें से। अगर नॉन एक्सटेंडेबल हो जाए तो फिर वो एक्सटेंड कर देंगे, और ज़ाहिर फिर उनसे मुशावरत की ज़रूरत नहीं अपोजिशन लीडर के साथ, तो ये एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। अब ये देखें क्या ऐसा हो सकता है, कानून क्या कहता है, अदालती फैसले क्या कहते हैं, और जुवैद इकबाल साहब की अपनी जजमेंट क्या है इसमें, ये मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो एक केस है बाज़ मोहम्मद काकड़ केस, सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये 2012 की बात है। पीपल्स पार्टी ने तौहीन अदालत के कानून में, जब वो पकड़े जा रहे थे यार, यूसुफ रज़ा गिलानी वगैरह और ये वो सारे, याद होगा आपको, उन्होंने तरमीम कर दी इसमें तौहीन अदालत के केस में कि अगर किसी शख्स को कोई अदालत तौहीन अदालत में सज़ा देती है तो उसके वो एक तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर दी तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, और जो ही अपील दायर होगी तो उनकी सज़ा जो है वह मुअत्तल हो जाएगी। ये केस था, और बाज़ मोहम्मद काकड़ साहब जो हैं उन्होंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो कानून था उसको कलअदम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि किसी एक शख्स के लिए या चंद अफराद के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। कानून सबके, कानून वो होता है जो सबके लिए, तमाम क्लासों के लिए हो। ये उन्होंने काकड़ केस में करार दिया। यानी इस केस की रोशनी में अगर ये एक्सटेंड करते हैं उनको, वो एक्सटेंशन वाला जो नॉन एक्सटेंडेबल वाला पोर्शन निकालते हैं ऑर्डिनेंस के ज़रिए या कानून के ज़रिए,
तो वो सुप्रीम कोर्ट के इस कानून की वाज़े, इस जजमेंट की वाज़े खिलाफवर्जी होगी। और ये जो जजमेंट है ये आइन के आर्टिकल 25 और दीगर आर्टिकल्स को मद्देनज़र रखकर ये जारी की गई थी। और फिर ये आइन की भी सरीहन खिलाफवर्जी की एक बंदे को नवाजने के लिए, ये तो मार्शल लॉ में होता है। जब ज़िया का मार्शल लॉ लगा है और वो सदर बन गए रेफरेंडम के जरिए, तो उस वक्त आइन में ये लिख दिया गया था कि ज़िया के हद तक ये कानून जो है ये चलेगा। वहाँ नाम है, ज़िया साहब का नाम था। ये तो फिर मार्शल लॉ ही हुआ ना, उसी तरह की कार्रवाई करेंगे ना ये फिर। और दूसरा जो इन्होंने केस में जो जजमेंट दी हुई है जुवैद इकबाल साहब ने, उन्होंने खुद यही जजमेंट दी हुई है। वो केस है डॉक्टर मुबशर हसन केस। ये मैं आपको पीएलडी का सफ़ा तक बता रहा हूँ। ये पीएलडी है 2010 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 265 डॉक्टर मुबशर हसन केस। ये वो था ना एनआरओ, नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस, जो मुशर्रफ साहब वाला था, उसको डॉक्टर मुबशर हसन ने चैलेंज किया था। जो 17 रुकनी बेंच बना था, फुल कोर्ट बनी थी, पूरी कोर्ट बैठी थी, और उसने ये फैसला जारी किया था। उसमें हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद चौधरी, और दूसरे नंबर पे थे ये जुवैद इकबाल साहब सरतपा, ये उस बेंच का रुकन थे इसमें। और फिर सरदार रज़ा खान, रमदे साहब, शाकरुल्लाह जान और तसद्दुक़ गिलानी साहब, नासरुल मुल्क, राजा फ़याज़, चौधरी एजाज, साहिर अली शेख साहब, एम ए शाह सिद्दीकी, जवाद ख्वाजा, ज़हीर जमाली, खिलजी आरव हुसैन, रहमत हुसैन जाफरी और तारक परवेज़ और जस्टिस गुलाम रवानी। ये 17 रुकनी बेंच की जजमेंट थी कि किसी वो था ना एनआरओ, वो था कि 12 अक्टूबर 1999 से पहले जितने भी सियासी लीडरों के ख़िलाफ़ केस हैं वो सारे सियासी केस समझे जाएंगे, और उनमें वो कत्ल के केस हों, नैब के केस हों, कोई भी हो, चंद एक लोग जितने भी थे, उसमें बेनज़ीर वगैरह को फ़ायदा हो रहा था ना, वो सज़ा हुई थी बेनज़ीर को, तो वो उसमें वो मफरूर थी उस केस में, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्होंने ये कहा इस जजमेंट में कि किसी एक ख़ास क्लास के लिए या चंद अफराद के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, ना उनकी हमायत में, उनके फ़ायदे के लिए, ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता। एनआरओ जो है ये एक ख़ास क्लास या ख़ास तबके या ख़ास अफराद को क्योंकि फ़ायदा देने के लिए कानून है, इसलिए ये कानून कलदम करार दिया जाता है। उन्होंने तमाम केस बहाल कर दिए थे। जुवैद इकबाल साहब की जजमेंट है ये, जुवैद इकबाल साहब को मैं बार बार कह रहा हूँ, जुवैद इकबाल साहब उस बेंच में शामिल थे कि ख़ास क्लास या ख़ास फ़र्द के लिए वो नहीं बनाया जा सकता, कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर ये इसमें तरमीम करके नॉन एक्सटेंडेबल को एक्सटेंडेबल बना दे, इसके सिर्फ एक आदमी को फ़ायदा होगा जिसका नाम है जुवैद इकबाल। तो जुवैद इकबाल साहब इस अदालती जजमेंट्स के और आइन के तनाज़र में अगर देखें तो ये जो हुकूमत जो है अगर आर्डिनेंस जारी करके ये ख़त्म कर आर्डिनेंस लाती है या कानून बनाती है तो ये फ़र्द-ए-वाहद के लिए होगा। फ़र्द-ए-वाहद के लिए वैसे एक जजमेंट है, वो FB अली केस है 1975 का, और एक फ़ौजी फाउंडेशन का केस है 1983 का सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, उसमें भी नहीं आते। उसमें ये हुआ था, एक तो जो ना वो मार्शल रेगुलेशन से मुतल्लक था वो FB अली वाला केस, उसको तो वो आप निकाल देना बीच में से, और फौजी फाउंडेशन वाला जो केस था, दोनों का जो मतवे नज़र डालो एक है। वो कहते हैं कि अगर कोई फ़र्द ऐसा हो, उसमें ऐसी सलाहियतें हों कि किसी और में ना हो, तो वो अपनी तर्ज की एक क्लास बन जाएगी, तो उसकी बाबत कानून बन सकता है। मतलब वो फौजी फाउंडेशन वाला कोई कंपनी थी, उसको वो कह रहे जी इस कंपनी हालात वाक़यात बताते हैं कि इस कंपनी के बराबर या मुतरादफ कोई और कंपनी है नहीं, इसलिए ये कंपनी जो है इसकी बाबत कानून बन सकता है। और भाई ये जो आपके हैं जुवैद इकबाल साहब, ये तो इसमें नहीं आते। ये तो एक फ़र्द बतौर क्लास नहीं है,
ये तो बल्कि क्लास 3rd क्लास वो हैं। और जो इनको दी थी असगर हैदर साहब को, वो नैब फौजदारी के मामला देखता है, जो भी है, जो केस होते हैं वो तो सजा वाले होते हैं ना, लेकिन इन्होंने कभी बतौर फौजदारी वकील काम ही नहीं किया हुआ था, ना ही बतौर हाई कोर्ट में जज रहे हैं, ना ही बतौर जज जिन्होंने फौजदारी केस सुने हैं। ये तो कारपोरेट के वकील थे और कारपोरेट के ही ये जज थे, सिविल मैटर देखते थे। लेकिन चलो खैर जो भी है, ये जो अदालती जजमेंट्स हैं, खुद जवेद इकबाल की जजमेंट है, वो ये कह रही है कि नो, ये जो नॉट एक्सटेंडेबल जो है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे फ़र्द वहाद को फ़ायदा होगा और फ़र्द वहाद के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी कल नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।